हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल पर। आज हम इस वीडियो के माध्यम से इसरो के लेटेस्ट मिशन चंद्रयान 3 की अपार सफलता के बाद इसरो के नेक्स्ट मिशन आदित्य L1 के बारे में जानेंगे। आदित्य का मीनिंग संस्कृत भाषा में सूर्य से होता है एंड L1 यहाँ पर लैग्रेंजियन पॉइंट्स को इंडिकेट करता है। लैग्रेंजियन पॉइंट्स को फेमस फ्रेंच मैथमेटिशियन जोसेफ लुइस लैग्रेंज ने डिस्कवर किया था। लैग्रेंजियन पॉइंट्स स्पेस में दो ग्रेविटेशनल बॉडी, जैसे अगर हम सन और अर्थ सिस्टम का एग्जाम्पल लें तो वे स्पेस में वे पॉइंट्स होते हैं जहां पर सूर्य का ग्रेविटेशनल फोर्स एंड पृथ्वी का ग्रेविटेशनल फोर्स एंड इस पॉइंट पर रखे किसी स्पेसक्राफ्ट पर लगने वाले सेंट्रीपिटल फोर्स, ये तीनों फोर्स आपस में मिलकर एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं। यानी अगर इस पॉइंट पर हम किसी स्पेसक्राफ्ट या किसी स्मॉल बॉडी ऑब्जेक्ट को रखें तो उसको इस पॉइंट पर मेंटेन करने के लिए हमें बहुत कम फ्यूल या ये कहें ना के बराबर फ्यूल की रिक्वायरमेंट होगी। सन अर्थ सिस्टम में ऐसे 5 लैग्रेंजियन पॉइंट्स हैं L1, L2, L3, L4 एंड L5। इनमें से L1 एंड L2 पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास हैं। L1 और L2 पॉइंट की पृथ्वी से दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है। L2 पॉइंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि जब हम इसको सूर्य से देखते हैं तो हमें ये पृथ्वी के पीछे दिखाई देता है, जबकि L1 पॉइंट पृथ्वी और सूरज के बीच डायरेक्ट लाइन पर स्थित है। इस पॉइंट पर स्पेसक्राफ्ट को रखने पर हमें सूर्य का अनकट डायरेक्ट व्यू मिलता रहेगा बिना किसी रुकावट या इलिप्स के, जिससे हमारी सूर्य की स्टडी और अधिक इफ़िशिएंट रहेगी। इस पॉइंट पर आदित्य L1 को हमें मेंटेन करने के लिए बहुत कम फ्यूल या ना के बराबर फ्यूल की रिक्वायरमेंट रहेगी। इसरो ने अपने नेक्स्ट मिशन के लिए सूर्य को ही क्यों चुना? सूर्य की स्टडी हमारे लिए क्यों इतनी महत्वपूर्ण है? सूर्य हमारे सोलर सिस्टम का एक महत्वपूर्ण तारा है। सूर्य हमारे गैलेक्सी में प्रेजेंट्स अदर तारों के कंपैरिजन में पृथ्वी के सबसे ज़्यादा पास है। सूर्य की पृथ्वी से अगर हम दूरी को देखें तो 150 मिलियन किलोमीटर है। सूर्य के सेंटर पार्ट, जिसे हम कोर कहते हैं, कोर के अंदर न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होती है। इस रिएक्शन में हाइड्रोजन के 2 एटम मिलकर हीलियम का एक एटम बनाते हैं। हीलियम एटम का मास हाइड्रोजन एटम के दोनों एटम के मास से कम होता है। यह मास डिफरेंस एनर्जी में चेंज होकर कोर में रिलीज होता है। ये एनर्जी 386 सेप्टिलियन जूल्स पर सेकेंड के हिसाब से कोर में रिलीज होती है, या 10 टू द पावर 24 की ऑर्डर की एनर्जी ये होती है। इस एनर्जी को सूर्य के कोर से आउटर सरफेस तक आने में 10,000 से 15,000 साल तक लग जाते हैं। सूर्य इस एनर्जी को लगातार सोलर सिस्टम में रेडिएशन, लाइट, हीट, चार्ज पार्टिकल्स एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के रूप में भेजता रहता है। सूर्य से आने वाले चार्ज पार्टिकल्स, जिन्हें हम सोलर विंड्स कहते हैं, इनमें ज़्यादातर हाई एनर्जी प्रोटॉन्स होते हैं। हमारा पूरा सोलर सिस्टम इन हाई एनर्जी पार्टिकल्स यानी सोलर विंड्स एंड मैग्नेटिक फील्ड से भरा हुआ है। यह सोलर विंड्स सूर्य की अदर एक्सप्लोसिव इवेंट के साथ या विस्फोटक इवेंट्स के साथ, जैसे CME, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर, सोलर प्रोमिनेंस, स्पेस के नेचर को प्रभावित करती रहती हैं। जब सूर्य के आउटर लेयर, जिसको हम कोरोना कहते हैं, कोरोना में प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड में इंटेंस एक्टिविटी होती है, जिससे सोलर कोरोना के मैग्नेटिक फील्ड में डिस्टर्बेंस एंड डिस्टॉर्शन होता है, जैसे रबर बैंड ट्विस्टिंग मैग्नेटिक फील्ड, जिससे सूर्य के सोलर सिस्टम में कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर फ्लेयर, सोलर प्रोमिनेंस जैसे इवेंट्स होती हैं। कोरोनल मास इजेक्शन का साइज अगर हम पृथ्वी के साइज से कंपेयर करें तो यह पृथ्वी के 50 से 60 गुने तक होता है। इससे बहुत अधिक मात्रा में सोलर प्लाज्मा, मैग्नेटिक फील्ड एंड एनर्जी हमारे सोलर सिस्टम में रिलीज होती है। इस प्लाज्मा की एंड मैग्नेटिक फील्ड की चाल मिलियन किलोमीटर पर सेकंड में होती है, जिससे यह सोलर सिस्टम में काफ़ी तेज़ी से फैलता है। इसको पृथ्वी पर आने में बहुत कम समय लगता है। यह इवेंट्स पृथ्वी के नियर स्पेस में प्रेजेंट मैग्नेटिक फील्ड एंड चार्ज पार्टिकल्स इन्वायरमेंट को बदल देती है। अगर कोरोनल मास इजेक्शन यानी CME द्वारा लाए गए मैग्नेटिक फील्ड का इंटरेक्शन अगर हमारे पृथ्वी के एटमॉस्फेयर
मैग्नेटोस्फीयर से होता है तो जियोमैग्नेटिक स्टॉर्म यानी पृथ्वी के चारों ओर नियर स्पेस में एक चुंबकीय तूफान आ सकता है, जिससे हमारे स्पेस में प्रेजेंट स्पेसक्राफ्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पावर ग्रिड में डिस्टरबेंस हो सकता है। इस तूफान की इंटेंसिटी अगर ज़्यादा होने पर हमारे स्पेसक्राफ्ट डैमेज भी हो सकते हैं। पैसेंजर फ्लाइट्स यानी जितने भी हमारे इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट स्पेस में हैं वो सभी प्रभावित हो सकते हैं। ऐसी एक घटना का हम उदाहरण देखें तो 1859 में ऐसी एक घटना हिस्ट्री में हो चुकी है जिसे हम कैरिंगटन इवेंट के नाम से जानते हैं। इस इवेंट्स में उस समय टेलीग्राफिक स्टेशंस में स्पार्किंग एंड आग भी लग गई थी। इस इवेंट के पीछे का रीजन कोरोनल मास इजेक्शन ही बताया जाता है। इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हमारे लिए सूर्य की स्टडी और भी इम्पोर्टेंट हो जाती है। सूर्य की स्टडी करने के बाद हमारे पास तारों की स्टडी के लिए एक रेफरेंस स्टडी होगी, जिससे हम मिल्की वे एंड अदर गैलेक्सी में प्रेजेंट्स तारों की स्टडी को आसानी से कर पाएंगे। सूर्य का नेचर काफ़ी डायनामिक है, यह समय के साथ बदलता रहता है। सूर्य के सरफेस में काफ़ी संख्या में एक्सप्लोसिव इवेंट्स जैसे सोलर फ्लेयर, कोरोनल मास इजेक्शन, सोलर प्रोमिनेंस, सोलर विंड एक्सीलरेशन एंड और भी काफ़ी एक्सप्लोसिव इवेंट्स होती हैं। इन इवेंट्स की स्टडी करने के बाद हमारे पास यह जानकारी होगी कि इन इवेंट्स का नेचर क्या है, जैसे सोलर फ्लेयर की फ्रिक्वेंसी क्या है, क्या सोलर फ्लेयर होने से पहले हमें कोई ऐसा इंडिकेशन मिलता है जिससे हमें पता चल सके कि सोलर फ्लेयर होने वाला है, किस कारण से यह सोलर फ्लेयर इनिशिएट होता है, किस कारण से यह सोलर विंड सोलर सिस्टम में एक्सीलरेट होती है, सोलर विंड्स का डिटेल कंपोजिशन क्या है, कोरोनल मास इजेक्शन क्या है, इसके पीछे का क्या फिजिक्स है, फोटोस्फीयर एंड कोरोना में टेम्परेचर डिफरेंस क्यों है, इसके पीछे क्या फिजिक्स है, इसको अभी कोई जान नहीं पाया है। जैसे सूर्य के फोटोस्फीयर का टेम्परेचर 5500 डिग्री सेल्सियस होता है, वहीं कोरोना स्फीयर का टेम्परेचर 1 मिलियन से 3 मिलियन डिग्री सेल्सियस होता है। इन इवेंट्स का पता होने के बाद हम अपने स्पेस में प्रेजेंट स्पेसक्राफ्ट, कम्युनिकेशन सैटेलाइट, पावर ग्रिड को नुकसान होने से बचा सकते हैं। ऐसी इवेंट अगर फ्यूचर में होती है तो हम उसके लिए रेडी हो सकें और स्पेसक्राफ्ट और इक्विपमेंट की डिज़ाइन इन इवेंट्स को ध्यान में रखकर करेंगे। इसके बाद आपके मन में यह क्वेश्चन आ रहा होगा कि हम सूर्य की स्टडी तो पृथ्वी से भी कर सकते हैं, हमारे पास इतने एडवांस इक्विपमेंट हैं, इतने एडवांस टेलीस्कोप हैं, नासा के पास तो काफ़ी एडवांस टेलीस्कोप है, तो सूर्य की स्टडी स्पेस से ही क्यों? सूर्य लगातार अपने सरफेस से रेडिएशन, लाइट, सभी वेवलेंथ में और एनर्जी पार्टिकल्स जिनको सोलर विंड कहते हैं वह सोलर सिस्टम में भेजता रहता है। पृथ्वी का अपना एक एटमॉस्फेयर है एंड मैग्नेटोस्फीयर है, जिसको पृथ्वी के चारों ओर मैग्नेटिक प्रोटेक्टिव कवर बोलते हैं। यह प्रोटेक्टिव कवर सूर्य से आने वाले हार्मफुल रेडिएशन, चार्ज पार्टिकल्स, हार्मफुल मैग्नेटिक फील्ड को ब्लॉक कर देता है, जिससे सूर्य का रेडिएशन पृथ्वी तक पूरे तरीके से नहीं आ पाता। इस कारण से सूर्य के रेडिएशन, चार्ज पार्टिकल्स, मैग्नेटिक फील्ड्स, सोलर विंड की स्टडी स्पेस से ही करना जरूरी हो जाता है। आदित्य L1 इंडिया द्वारा सूर्य पर भेजे जाने वाला पहला मिशन है। आदित्य L1 7 साइंटिफिक पेलोड लगे हुए हैं, इंडिजिनियसली डेवलप्ड यानी भारत में ही डेवलप हुए हैं। इनमें सबसे पहला साइंस पेलोड विजुअल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ यानी वेल्क। यह पेलोड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ एस्ट्रोफिजिक्स बेंगलुरु ने इसरो के साथ मिलकर डेवलप किया है। इसका काम सोलर एक्सप्लोसिव इवेंट्स जैसे कोरोनल मास इजेक्शन एंड CME के नेचर को स्टडी करना है। दूसरा पेलोड सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप। यह साइंटिफिक पेलोड इंटर यूनिवर्सिटी सेंटर फॉर एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोफिजिक्स पुणे ने इसरो के साथ मिलकर डेवलप किया है। इसका काम सूर्य के फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड बदलते हुए सोलर इनरेडियंस को अल्ट्रावायलेट रीजन में स्टडी करना है। नेक्स्ट पेलोड आदित्य वाइन पार्टिकल एक्सपेरिमेंट यानी एस्पेक्स एंड प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज फॉर आदित्य यानी पापा। इसका नाम काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये दोनों पेलोड मिलकर सोलर विंड्स में प्रेजेंट्स एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन, एनर्जेटिक आयंस, सोलर विंड्स एक्सेलरेशन की स्टडी करेंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पेलोड सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर सोलेक्स एंड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर
HEL-1OS। ये पेलोड सोलर एक्सरे फ्लेयर्स को वाइड एक्सरे एनर्जी रेंज में स्टडी करेंगे। लास्ट पेलोड मैग्नेटोमीटर है। इसका काम L1 पॉइंट पर इंटरप्लानेटरी मैग्नेटिक फील्ड का मेजरमेंट करना है। सोलर सिस्टम में मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करना है। आदित्य L1 को 2 सितंबर को 11:50 पर सतीश धवन स्पेस सेंटर श्रीहरिकोटा से इसरो के रॉकेट PSLV-XL यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल रॉकेट द्वारा लियो ऑर्बिट यानी लो अर्थ ऑर्बिट में पृथ्वी से लगभग 8000 किलोमीटर की दूरी पर लॉन्च किया जाएगा। इसके बाद इसकी ऑर्बिट को और अधिक इलिप्टिकल बनाया जाएगा। आदित्य L1 पृथ्वी से 9.24 लाख किलोमीटर की दूरी पर पृथ्वी के ग्रेविटेशनल स्फीयर ऑफ इन्फ्लुएंस को एग्जिट कर देगा। इसके बाद क्रूज फेज में इसकी एंट्री होगी एंड फाइनली इसको L1 पॉइंट के अराउंड हेलो ऑर्बिट में छोड़ दिया जाएगा। आदित्य L1 को धरती से L1 पॉइंट तक जाने में 4 महीने का समय लगेगा। अगर हम L1 पॉइंट की डिस्टेंस इसरो के लेटेस्ट मिशन चंद्रयान 3 से कंपेयर करें तो इसकी डिस्टेंस लगभग 4 गुना है। आदित्य L1 मिशन की ड्यूरेशन 5.2 ईयर्स यानी ये अगले 5 साल 2 महीने तक सूर्य की ऑब्जर्वेशन को लगातार पृथ्वी पर भेजता रहेगा। मैं इस मिशन की सफलता की कामना करता हूं और एक बार फिर भारत का नाम पूरी दुनिया में गूंजते हुए सुनेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।